आईपीएल का चौथा दिन और आज मैच था पंजाब वर्सेस गुजरात टाइटंस। तो पंजाब किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के मैच में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हरा दिया। और ये मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया था जब सेकेंड इनिंग्स में श्रेयस अय्यर आउट हुए। तब से लेकर जिस तरीके से इस मैच ने मोड़ लिया ना, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। और इस मैच में थोड़ा बहुत कमबैक गुजरात टाइटंस ने जरूर किया था। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के मैच के बारे में। तो देखते हैं कि गुजरात टाइटंस से कहाँ कहाँ गलतियां हुए और पंजाब किंग्स ने भी कहाँ कहाँ पर गलतियां किए। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के मैच के बारे में। तो पहले बैटिंग करते हुए गुजरात टाइटंस ने सिर्फ और सिर्फ 162 रन बना पाए 6 विकेट के नुकसान पर। 20 ओवर में टोटल 20 ओवर उन्होंने बैटिंग किया और वो सिर्फ 162 रन बनाए। जहां पर ये चेस बहुत आसान सा लग रहा था पंजाब किंग्स के लिए, तभी 12 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस के बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा आता है और वो पूरी तरीके से इस मैच का रुख पलट देता है। और प्रसिद्ध कृष्णा के पहले 3 ओवर के स्पेल बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल था गुजरात टाइटंस के लिए, और पंजाब किंग्स को भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा इस छोटे से रन को चेस करने के लिए। और पंजाब किंग्स ने आखिरकार 19.1 ओवर में इस रन को चेस कर डाले, जिसमें से सबसे अहम भूमिका पालन किया पंजाब किंग्स के नंबर 3 पर आए बल्लेबाज कुपर कनोली ने। उन्होंने शानदार एक 72 रन के पारी खेले, जिसके दौरान पंजाब किंग्स को पहला जीत मिल चुका है अभी। तो अगर इस मैच को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ना, तब आपको शायद देखने को मिलेगा कि गुजरात टाइटंस के पास बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, कि गुजरात टाइटंस के पास वो प्लेयर ही नहीं है जो गुजरात टाइटंस को इस 162 को शायद 180 190 तक ले जा पाए। तो इसी के चक्कर में गुजरात टाइटंस ने बहुत ज्यादा रन कम बनाए, कम कर 20 से 30 रन तो गुजरात टाइटंस से कम बने। तो पहले से शुरू करते हैं। अब पहले पहले इनिंग्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ओपनिंग के लिए आया साई सुदर्शन और शुभमन गिल। साई सुदर्शन ने सिर्फ 11 बॉलों पर 13 रन के एक छोटा सा पारी खेला, जो बहुत ही स्ट्रगलिंग पारी था। उसके साथ शुभमन गिल पहले तो काफी सॉलिड दिख रहे थे, लेकिन उसके बाद वो भी बहुत ज्यादा स्लो हो गए और शुभमन गिल ने 27 बॉलों पर 39 रन बनाए और शुभमन गिल की तरफ से कोई भी छक्का नहीं आया। इसके चलते जब अगर आप इस टीम के स्ट्राइक रेट को देखोगे ना, वो बहुत नीचे लग रहा था। उस तरीके का स्ट्राइक रेट इस टीम के पास है नहीं। उस तरीके का स्ट्राइक रेट पूरे इनिंग्स में देखा नहीं गया। शुभमन गिल ने 150 के स्ट्राइक रेट से भी नहीं खेल पाया। जॉस बटलर ने भी नहीं खेल पाया। जॉस बटलर ने 32 बॉल पर 38 रन के एक छोटी सी पारी खेले। उन्होंने भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया स्ट्राइक रोटेट करने में, बड़े हिट लगाने में। वो भी जब हिट मारने गए तभी उनसे भी बहुत स्ट्रगल देखने को मिला। तो इस पारी को अगर हम डिस्कस करेंगे, अगर आप देखोगे शाई सुदर्शन के 118 के स्ट्राइक रेट, शुभमन गिल के 144 के स्ट्राइक रेट, जॉस बटलर के 115 के स्ट्राइक रेट, सिर्फ जॉस फिलिप्स के ग्लेन फिलिप्स के सॉरी जॉस फिलिप्स बोल रहा हूँ ग्लेन फिलिप्स के 17 बॉलों में 25 रन के एक पारी आए, जिनमें एक चौके और एक छक्के थे। उनका स्ट्राइक रेट 147 था। उसके बाद किसी का भी स्ट्राइक रेट उतना ज्यादा नहीं रहा। साई सुदर्शन 112, वाशिंगटन वाशिंगटन सुंदर 112, शाहरुख खान 66, राहुल तेवाटिया 110। इस तरीके का स्ट्राइक रेट पहले इनिंग्स में देखने को मिला। इसके पीछे भी थोड़ा कारण है, क्योंकि इस मैच में जब पिच मिला था ना, इस पिच थोड़ा 250 वाले पिच तो पहले नहीं था। ये पिच में शायद 180 190 एक पार स्कोर होता, शायद 195 से लेकर 200 तक विनिंग टोटल्स हो जाता। लेकिन गुजरात टाइटंस ने 170 भी नहीं पहुंच पाए, वो सिर्फ 162 में उनका एक इस इनिंग्स का खत्म हो गया। तो देखिए ऐसा भी नहीं था कि गुजरात टाइटंस को एक सॉलिड स्टार्ट नहीं मिला था। ठीक है, शानदार स्टार्ट था, बहुत ज्यादा एग्रेसिव स्टार्ट नहीं था, लेकिन ठीक ठाक स्टार्ट मिला था। 14 ओवर में 120 के करीब रन बन गया था जब जब ग्लेन फिलिप्स आउट हुए।
तभी 119 रन पर 3 विकेट था गुजरात टाइटंस के पास, ठीक है। उसके बाद के जो 6 ओवर था ना, उन 6 ओवर्स में सिर्फ और सिर्फ 43 रन्स बने। अगर आप आखिर के 6 ओवर में सिर्फ 36 बॉल पर अगर आप 43 रन्स बनाओगे, 7 रन पर ओवर के रेट में अगर आपकी बैटिंग हो पा रहा है, जिसी भी हालत हो, कैसी भी हालत हो, कैसे भी पिच हो, कैसा भी मौसम हो, ये आपको देखना नहीं है। आज के डेट में 7 रन पर ओवर तो खैर टेस्ट क्रिकेट में भी बन जाता है, लेकिन आपने उस पारी को कैपिटलाइज नहीं कर पाए, जिसके बदले जहां पर 7 ओवर में 6 ओवर में कम से कम आपका 70 रन बनना चाहिए था, वहां पर आपने सिर्फ 43 रन किए, वहां पर आप कैपिटलाइज नहीं कर पाए। अब अगर देखोगे कि गुजरात टाइटंस ने क्यों कैपिटलाइज नहीं कर पाए, पहले तो पंजाब किंग्स के तरफ से बहुत अच्छा बॉलिंग हुआ। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस पिच को रीड किया। उसके स्लोअर बॉल्स, उसके स्लोअर बाउंसर्स बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ गुजरात टाइटंस के बैटर्स के खिलाफ। लेकिन गुजरात टाइटंस का मेन प्रॉब्लम ये है कि गुजरात टाइटंस के पास पहले 3-4 बैट्समैन के बाद कोई ऐसा खास खिलाड़ी ही नहीं है जो गुजरात टाइटंस को इस पारी को आगे ले जा सके, बड़े हिटे लगा सके, बड़े इनिंग्स में इस बड़े रन्स में इस इनिंग्स को खत्म कर पाए। ऐसा कोई प्लेयर्स ही नहीं है गुजरात टाइटंस के पास। पहली बात तो ये है कि आपके पास अगर कोई प्लेयर ही नहीं होगा तो आप बड़े रन कर नहीं पाओगे। शायद अच्छा पिच होता तब 200 250 के पिच में शायद आप 190 बना लो, ठीक है। 220 के पिच में शायद आप 170 से लेकर 180 तक पहुंच जाओ, लेकिन आपके पास वो प्लेयर्स ही नहीं है जो आपको एक शानदार फिनिश करके दे। आपके पास वो प्लेयर्स ही नहीं है, ये बात पहले गुजरात टाइटंस के फैंस को मान लेना चाहिए कि आपके पास कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है। आपके पहले 3-4 बैट्समैन वो चले तो चले, नहीं चले तो शायद आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। मैं देखना चाहूंगा गुजरात टाइटंस के पहले ही 2-3 विकेट अगर गिर जाएंगे ना, तब गुजरात टाइटंस इस पारी को कैसे संभालता है और इस पारी को कैसे ले जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात टाइटंस के पास वो काबिलियत नहीं है जो इस पारी को लास्ट के ओवर में बहुत ज्यादा कैपिटलाइज कर पाए। क्योंकि अगर आप इस बैटिंग लाइनअप को देखोगे, पहले आपके आते हैं शाई सुदर्शन, जो उतना ज्यादा विस्फोटक बल्लेबाज नहीं है। वो शायद आपको जिस दिन उनका बहुत अच्छा पारी आएगा उस दिन आपको शायद 40 बॉल पर 65 या 70 रन बना के दे। वो 40 बॉल पर सेंचुरी लगाने वाला बैट्समैन है नहीं। सेम इसी तरीके से अगर आप शुभमन गिल को भी देखोगे, वो भी ऐसा कोई अभिषेक शर्मा नहीं है जो आकर बहुत ही विस्फोटक खेल ले। शायद उनके पास काबिलियत होगा, लेकिन मैं इस मैच में शुभमन गिल की सिर्फ और सिर्फ मेंटालिटी दिख रहा था कि वो इस पारी को कैसे शुरू करते हैं, कैसे लेकर जाते हैं एंड तक। लेकिन उसके बैटिंग को देखकर ना ये चीज लग रहा था कि अगर पार्टनरशिप बिल्ड नहीं हुआ पहले 3-4 टॉप ऑर्डर बैट्समैन से, तो आपके पारी बहुत ज्यादा रन्स बना नहीं पाएंगे। ये चीज शुभमन गिल के माइंडसेट में था। वो पहले तो थोड़ा एग्रेसिवली खेले, लेकिन उसके बाद वो भी स्लो हो गए खेलते खेलते। और जॉस बटलर भी उसी तरीके से शुभमन गिल के तरीके से ही खेल रहा था। वो पारी को पहले संभालना चाहा, उसके बाद उनका भी स्ट्राइक रेट गिरकर 115 हो गया, और जब उनको कैपिटलाइज करना था तभी वो आउट हो गए। इसके बाद ग्लेन फिलिप्स का एक थोड़ा सा कैमियो पारी आया 17 बॉल में 25 रन का, लेकिन वो भी उतना ज्यादा कर नहीं पाए। इसके बाद ये जो 3-4 बैट्समैन है, शाई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर और जॉस फिलिप, इसके बाद गुजरात टाइटन के पास और कोई बैट्समैन है ही नहीं। इसके बाद अगर आपके इस बैटिंग लाइनअप में अगर आपके 5 नंबर पर वाशिंगटन सुंदर आ रहा है, अगर आपके 6ठे नंबर पर शाहरुख खान आ रहा है, 7वें नंबर पर राहुल तेवाटिया आ रहा है, 8वें नंबर पर आपके राशिद खान आ रहा है, तो आपके अगर मिडिल ऑर्डर से लेकर लोअर डाउन द ऑर्डर का बैट्समैन यही सारे है, यही 4 है। वाशिंगटन सुंदर उतना ज्यादा खास बैटिंग तब तक किया नहीं है 5वें नंबर पर खास करके। 6 नंबर पर शाहरुख खान, उनका बहुत ज्यादा नाम होता है, बहुत ज्यादा तारीफ होता है, लेकिन
ऐसा कुछ कंसिस्टेंसी पारी उनके तरफ से भी अब तक नहीं देखने को मिला। उनको भी 3-4-5 सीजन हो गया खेलते-खेलते, आईपीएल खेलते-खेलते। उसी तरीके से राहुल तेवाटिया पहले 1-2 आईपीएल में चले, फिर से उनका डाउनफॉल आया। वो अभी तक स्ट्रगल करते हुए ही नजर आ रहे हैं। और राशिद खान से आप कितना उम्मीद कर लोगे? 1-2 छक्के, इससे ज्यादा तो नहीं। जब क्वालिटी बॉलिंग अटैक सामने होगा ना, तब शायद आपको इस टीम के बैटिंग ऑर्डर को शायद बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के लिए देखने को मिले, क्योंकि गुजरात टाइटंस के लिए ये बहुत ज्यादा एक सीरियस कॉन्सर्निंग पॉइंट है। इसको आपके पास मिडिल ऑर्डर से लेकर लोअर ऑर्डर में, लोअर डाउन द ऑर्डर में कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो आपको एक मैच विनिंग पारी खेलकर दे। कोई भी ऐसे 1-2 बैट्समैन नहीं है जो आपके एक शानदार स्टार्ट को भी बहुत शानदार तरीके से फिनिश कर दे। कोई एक दिन शायद हो जाएगा, वो तो किसी का भी हो जाता है, लेकिन लगातार इसको करना पड़ेगा। आपके पास एक जेन्युइन फिनिशर नहीं है, पहले बात तो एक। आप शायद थोड़ा फास्ट ट्रैक करके प्लेयर्स को थोड़ा ऊपर भेजते रहे हो, लेकिन ऐसे टीम नहीं बनता। ये जितने भी बैट्समैन है ना, आप वाशिंगटन सुंदर ले लो, आप शाहरुख खान ले लो, आप राहुल तेवतिया ले लो, या फिर आप राशिद खान ले लो। ये चारों की चारों बैट्समैन ही 8 नंबर पर खेलने वाले बैट्समैन हैं। ये 5, 6, 7 में अगर आएगा, और चारों अगर एक साथ आएगा, ये अगर 1 होता या 2 होता फिर भी शायद आपको चल जाता कि 2 के साथ 2 अच्छे खासे बैट्समैन हैं। लेकिन आपके अगर चारों के चारों ही ऐसे बैट्समैन होगा तो शायद आप ज़्यादा दूर जा नहीं पाओगे। कल मैच था सीएसके का, मैंने सीएसके का बैटिंग लाइनअप देखा, सीएसके का अ, टीम देखा, वो तो बहुत ही बदतर टीम निकले, लेकिन आप भी उनसे बहुत ज़्यादा खास टीम हो नहीं। आप भी उनसे बहुत ज़्यादा बेटर हो नहीं। आपको बेटर, आपके पास वो प्लेयर्स ही नहीं है जो इस तारीख में आकर आपको एक बहुत इम्पैक्टफुल पारी खेल कर दे। 2024 के बाद से आईपीएल और टी20 के पूरा का पूरा माइंडसेट चेंज हो चुका है। पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो चुका है। अभी स्लो स्ट्राइक रेट से खेलने वाले बैट्समैन को आपको शायद इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। इसी के कारण गुजरात टाइटंस के ये पारी 162 रन्स में समाप्त हो गए। लेकिन ये भी 162 रन नहीं बन पाता अगर पंजाब किंग्स ने बहुत ज्यादा वाइड बॉल फेंके और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा रन्स दिए। पंजाब किंग्स ने 11 रन एक्स्ट्रा दिए, जिसमें से 9 वाइड बॉल था, वो भी आखिर के ओवर में आया। नहीं तो आपके जो 6 ओवर में जो 43 रन बने, शायद आपके 6 ओवर में 36 बॉल पर शायद आपको 36 रन ही देखने को मिलता। हो गया कि वो लोग वाइड डाल गए, थोड़ा एक्स्ट्रा रन मिल गए, इसी के चक्कर में शायद आपका रन थोड़ा सा ऊपर चला गया। नहीं तो आपके शायद 155 या फिर 152 ऐसा रन बनता। तो ये तो गया गुजरात टाइटंस के बैटिंग के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन। लेकिन पंजाब किंग्स ने जिस तरीके से बॉलिंग को ऑपरेट किया, खासकर श्रेयस अय्यर की कैप्टेंसी को बहुत ज़्यादा अ, हाई रेट करना पड़ेगा यहाँ पर, कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से बॉलर्स को रोटेट किए, खूबसूरत तरीके से बॉलर्स को ठीक टाइम पर बॉलिंग किया, और बॉलर्स ने भी शानदार तरीके से उस प्लान को एग्जीक्यूट किया। ये बहुत खास चीज़ होता है कि एक तो आप प्लानिंग करते हो, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना उतना ही टफ होता है। लेकिन पंजाब किंग्स के पास एक सॉलिड बॉलिंग लाइनअप है। उसके अगर बॉलर्स देखेंगे ना, तो शायद इस आईपीएल का सबसे अच्छा बॉलिंग लाइनअप पंजाब किंग्स के पास है। अगर आप देखोगे, एक तो हो गया आपका अर्शदीप सिंह, दूसरा हो गया आपका जेवियर बार्टलेट, तीसरा आपके हो गया मार्को यानसन, चौथा आपके हो गया विजय कुमार बैशक, पांचवा आपके हो गया जसविंदर चहल। तो ये जो 5 के 5 बॉलर है, ये पांचों ही बहुत खास बॉलर है। ये पांचों ही बहुत शानदार बॉलर है। इनमें मैं शायद सबसे हाई रेट करूंगा चाहल को। मार्को यानसन के बॉल बहुत इम्पैक्टफुल था। और सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे, विजय कुमार बैशक, शायद आप उतना ज्यादा नाम नहीं सुनोगे इनका, लेकिन उनके जो इम्पैक्ट होता है ना, ये एक खास इम्पैक्ट देता है। पंजाब किंग्स के इस टोटल बॉलिंग लाइनअप में एक बैलेंस बना कर देता है विजय कुमार बैशक। तो पंजाब किंग्स ने बहुत शानदार तरीके से बॉलिंग किया, और उनका थोड़ा समराइज कर देते हैं।
अर्शदीप सिंह 4 ओवर में 42 रन, कोई विकेट नहीं, इकोनॉमी 10.5। जेवियर बटलर 4 ओवर में 36 रन, उनको भी कोई विकेट नहीं मिला, उनका रन रेट था, इकोनॉमी रेट था 9। मार्को यंसन ने 4 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट लिया, उनका इकोनॉमी रेट है सिर्फ और सिर्फ 5। और उसके बाद आता है विजय कुमार बैशक, ये आज के डेट का पंजाब किंग्स के लिए सबसे अच्छा बॉलर है, सबसे शानदार बॉलिंग आज विजय कुमार बैशक ने किया। 4 ओवर में 34 रन देकर 3 विकेट लिए, सिर्फ इकोनॉमी रेट 8.5 का। उसके बाद आया आपके चाहल, और उन्होंने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट लिए, उनके भी इकोनॉमी रेट 7 रन पर ओवर है। तो अगर आप इस बॉलिंग लाइनअप को देखोगे, शायद अर्शदीप सिंह थोड़ा महंगे साबित हुए, वो भी नहीं होता, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा वाइड बॉल फेंके इस मैच में भी, और ये शायद एक पैटर्न सा बन गया है अर्शदीप सिंह के लिए कि हर कोई मैच में उनका ओवर्स में, हर कोई मैच में वो 4-5 वाइड बॉल तो फेंक ही देता है। मैं ये चीज लास्ट 1.5 साल से देख रहा हूँ कि अर्शदीप सिंह के जब पहले ओवर में तो सही बॉल करते हैं, लेकिन जब उनको बॉलिंग डालना है डेथ ओवर्स में, तभी जाकर वो बहुत ज्यादा कुछ ट्राई करते रहते हैं। इसके चक्कर में कभी वाइड लाइन ईयर कट डालने के लिए जाता है और बहुत ज्यादा वाइड हो जाता है वो। इसी के चक्कर में अर्शदीप सिंह थोड़ा बहुत महंगे हो जाता है, और उनका शायद इस चीज के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है कि इतना ज्यादा वाइड नहीं फेंकना है। आपको अगर थोड़ा बहुत मार पड़ जाए तो पड़ जाए, लेकिन इतना ज्यादा वाइड अगर आप फेंकोगे ना, आपके पास जो रिदम होता है वो ब्रेक कर जाता है। तो अर्शदीप सिंह को शायद इस चीज के ऊपर थोड़ा बहुत काम करने की जरूरत है। नहीं तो पंजाब किंग्स के टोटल बॉलिंग बहुत सॉलिड था, और इसी के लिए वो गुजरात टाइटंस को 162 में रोक पाए। इसके बाद आता है सेकेंड इनिंग्स, और सेकेंड इनिंग्स आते आते पहले 2 ओवर में उतना तो रन नहीं बना, पहले 2 ओवर में, लेकिन पंजाब किंग्स के सेकेंड ओवर में ही प्रियांश आर्या का विकेट गिर गया। और प्रियांश आर्या के बारे में अगर बोलना चाहूँ, प्रियांश आर्या का पिछला साल बहुत खूबसूरत था, उन्होंने बहुत रन बनाए, बहुत इम्पैक्टफुल उन्होंने पारी खेला, लेकिन उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका फॉर्म नहीं है अभी, उनके फॉर्म का थोड़ा बहुत कॉन्सर्न है, पंजाब किंग्स को भी होगा, क्योंकि आज के मैच में भी उनके बैट से उतना ज्यादा रन नहीं आए, सिर्फ 7 रन बनाए उन्होंने। तो इस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, शायद वो अभी यंग है, उनको इस खेल के बारे में और भी एक्सपीरियंस होगा, और भी वो खुद को आ, उभारेंगे, और भी बहुत ज्यादा डेवलप करेंगे आपके अपने बैटिंग स्टाइल में, अपने बैटिंग के स्ट्राइक रेट को लेकर, अपने माइंड सेट पर, ये शायद वो थोड़ा सा काम करने की उनको जरूरत है। और पंजाब किंग्स के डग आउट में भी बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, जो शायद उनको हेल्प करेगा प्रियांश आर्या को इस दौर से निकलने के लिए। तो प्रियांश आर्या पहले आउट हो गया, उसके बाद प्रभ सिमरन सिंह और कुपर कॉनोली, ये दोनों ने जो पारी खेला ना, एकदम ही खत्म करके रख दिया पूरा का पूरा गुजरात टाइटंस के बॉलिंग अटैक को। और यहीं से मैच पूरा ही एक तरफा हो गया, जब 12 ओवर चल रहा था तब। 12 ओवर तक जिस तरीके से इन दोनों ने खेला, उसको देखकर शायद गुजरात गुजरात टाइटंस भी सोच रहा था कि ये मैच तो वन साइडेड हो गया, लेकिन गुजरात टाइटंस ने यहीं पर एक बहुत बड़ा गलती कर दिया। उनका जो इम्पैक्ट प्लेयर आना था, प्रसिद्ध कृष्णा को आप पहले क्यों नहीं ले आए? प्रसिद्ध कृष्णा को शायद पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा पिछले साल के पिछले साल के पार्पल कैप होल्डर है, उन्होंने हाईएस्ट विकेट टेकर था पिछले साल आईपीएल में। वो 12 ओवर के बाद में आते हैं बॉलिंग करने के लिए, पहला ओवर डालने के लिए 12 ओवर के बाद आते हैं, जब 12 ओवर में 110 रन बन चुका है, और आपको सिर्फ और सिर्फ 162 रन के अंदर रोकना है, आपके पास उतना ज्यादा रन है नहीं, तब अपने 110 रन बनने दिए पहले। पंजाब किंग्स के जब 110 रन बन चुके थे, तब उनका आउट हुआ था सिर्फ और सिर्फ 2 विकेट, एक प्रियांश आर्या और 2 प्रभ सिमरन सिंह। तब श्रेयस अय्यर और कुपर कनोली खेल रहा था। और ऐसा भी नहीं है कि पंजाब किंग्स के पास बैटिंग डेप्थ नहीं है, पंजाब किंग्स के पास ना बहुत बैटिंग है, और तब अपने 110 रन बनने दिए,
और आपके जो इम्पैक्ट प्लेयर था, उसको आप लेकर ही नहीं आए। जो इम्पैक्ट प्लेयर आपके पिछले साल का हाईएस्ट विकेट टेकर था, सिर्फ आपके टीम से ही नहीं, पूरे आईपीएल का हाईएस्ट विकेट टेकर था प्रसिद्ध कृष्णा। उसका 12 ओवर लेकर ही नहीं आए। आशीष नेहरा जी यहाँ से लेकर वहां तक दौड़ पड़े, सारा मैच में घूरते रहे, फिरते रहे, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा का नाम तक नहीं आता है कि अब विकेट लेना है। ऐसा तो है नहीं कि पंजाब के पास 5 तक बैटिंग है या 6 तक बैटिंग है, ऐसा तो नहीं है ना। पंजाब के पास अगर आप बैटिंग ऑर्डर के देखोगे, शायद जेबियर बाटलेट जहां आपके 9 नंबर पर आ रहा था, और अर्शदीप सिंह जो थोड़ा बहुत चौके छक्के भी लगा सकता है, वो अगर आ रहा था 10 पे नंबर पर, तब आप तब आपको ये सोचना था कि हर इंटरवल में आपको विकेट लेना है। आपने तो नहीं ले आए प्रसिद्ध कृष्णा को। 12 ओवर के बाद जब अब ले आए, तब बना एक आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट। और 15 ओवर आते आते जब 14.4 ओवर था, तब 6 विकेट गिर चुका था पंजाब किंग्स के। तो जहां पर तो जहां पर रन था 12 ओवर के बाद 110 पर 2, वो 14.4 ओवर पर आते आते हो गया 118 पर 6। तो इस 16 बॉलों में सिर्फ और सिर्फ 8 रन बने और 4 विकेट गिर चुका था पंजाब किंग्स के। इनमें से पहले ओवर प्रसिद्ध कृष्णा ने डाले 3 रन देकर 1 विकेट, दूसरे ओवर डाले 3 रन देकर 2 विकेट, और इनके बीच में 1 ओवर डाले थे वाशिंगटन सुंदर ने, वो भी निहाल वडेरा का विकेट ले गया। तो इसी के चक्कर में 16 बॉल पर सिर्फ और सिर्फ 8 रन बने और 4 विकेट गिर चुका था। लेकिन पंजाब के पास बैटिंग डेप्थ इतना है ना, वो वहां से भी रिकवर कर गए। अगर आप देखोगे 4 विकेट कौन कौन सा था, 4 विकेट था श्रेयस अय्यर का, निहाल वडेरा का, मार्कस स्टोइनिस का और शशांक सिंह का। तो ये 4 विकेट गिरे। इसके बाद भी अगर मार्को यानसन 8 नंबर पर आ रहा है, और उसके बाद 9 नंबर पर जेवियर बाटलेट, जिसने भी चौके छक्के लगाए, वो आ रहा है, तो पंजाब को शायद उतना ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं था उस वक्त, और पंजाब ने पैनिक नहीं किया, इसलिए इस मैच को सील्ड कर दिया पूरी तरीके से। और गुजरात टाइटंस ने बहुत गलत चीज किया प्रसिद्ध कृष्णा के साथ, कि प्रसिद्ध कृष्णा अगर आपके टॉप विकेट टेकर थे पिछले साल में, तो आपको उनको ले आना था पहले, 110 बनने से पहले ही ले आना था। आपने नहीं ले आए, और आपका जो होना था वो हुआ, वो इजीली इस मैच को जीत गए। और इस मैच में सबसे ज्यादा तारीफ होना चाहिए कूपर कॉनोली का। क्या बैटिंग किया उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं और ऐसा एक बैटिंग करके दिया ना, वो 3 नंबर आए थे और 44 बॉल पर 72 रन के एक पारी खेले, उनमें से 6 छक्के थे उनके। सेकेंड ओवर में ही वो आ गए थे और वो आखिर तक खेले और नॉट आउट गए। तो कूपर कॉनोली ने पूरी तरीके से इस मैच को वन साइडेड कर दिया था। थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट बने थे, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा ने बैक टू बैक ब्रेक थ्रू दिलाए थे गुजरात टाइटंस को, लेकिन जो होना था वही हुआ। इस मैच को आखिर में इतना ज्यादा हाइप बनने के बाद भी पंजाब किंग्स ने इजीली इस मैच को जीत गया। और अगर आप गुजरात टाइटंस के बॉलिंग बॉलिंग कार्ड देखोगे, तब आपको देखने को मिलेगा सिराज के सिर्फ 2 ही ओवर हुए थे, रबाडा सिर्फ 3 ओवर बॉल डाले, वाशिंगटन सुंदर ने हालांकि 4 ओवर बॉल डालते हुए नजर आए, प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 4 ओवर डाले। ये देखकर ये पता चलता है कि बॉलिंग को लेकर उतना ज्यादा शायद प्लानिंग में थोड़ा सा घाटती रह गया। और रशीद खान तो इम्पैक्ट ही नहीं कर पाए पूरे के पूरे मैच में। अब वो रशीद खान अब वो नहीं रहे, वो बहुत शॉर्ट बॉल डाल रहा था, उसके हाथ से वो बॉल निकल ही नहीं रहा था। जहां पर कूपर कॉनली ऑस्ट्रेलिया से आता है, और ऑस्ट्रेलिया से ही नहीं, पार्थ से आता है, वो सिडनी से आता है, शायद सिडनी या पार्थ में किसी से आता है। आपने करियर के पहले से ही शॉर्ट बॉल को खेलते हुए आ रहा था, उनको बहुत ज्यादा पता है शॉर्ट बॉल कैसे खेलना है, कट कैसे लगाना है, पुल शॉट कैसे खेलना है, छोटे बॉल को कैसे खेलने हैं। वहां आपने उनको शॉर्ट पर शॉर्ट, शॉर्ट पर शॉर्ट, शॉर्ट पर शॉर्ट बॉल डाल डाल रहे थे। तो आप तो इसको देखकर ये बात पता चलता है कि शायद आपने उतना ज्यादा होमवर्क कूपर कॉर्नली के खिलाफ नहीं किया, और वो ही आपको इस पूरे मैच को हरा गए। तो अभी गुजरात टैंक तो अभी गुजरात टाइटंस को ये चीज देखना है कि हर किसी के खिलाफ एक शानदार तरीके से एक प्लानिंग करा जाए, और
मुझे ऐसा लगा कि कूपर कॉर्नली के खिलाफ उतना ज़्यादा प्लानिंग तो नहीं दिखा मुझे। आपको अगर दिखा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। लेकिन बहुत ऑर्डिनरी बॉलिंग लगे। और आखिर के 19वें ओवर में जब प्रसिद्ध कृष्णा बॉल डालने के लिए आया, तभी वो 2 चौके-छक्के जो खाए, वो भी शॉर्ट बॉल डालते हुए ही खाए। आपके पास शॉर्ट बॉल डालना ही एक कला नहीं है। शॉर्ट बॉल कैसे डालना है और कैसे एग्जीक्यूट करना है और किसके सामने ये शॉर्ट बॉल डालना है, वो भी एक चीज़ होता है। अब शॉर्ट बॉल की इस्तेमाल अगर कूपर कॉर्नली के खिलाफ करोगे, सीवियर बार्टलेट के खिलाफ करोगे, मार्को यानसन के खिलाफ करोगे, तब आप छक्के ही खाओगे। अब अगर इंडियन बैटर्स के खिलाफ करते तो समझ आता और एग्जीक्यूट भी कर नहीं पाए आप। इस मैच में स्लोअर बाउंसर का इम्पोर्टेंट रोल था, लेकिन उसको एग्जीक्यूट भी करना होता है। शायद आपने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया और आप ये मैच हार गए। तो पंजाब को जो स्टार्ट मिलना था, वही पंजाब को मिला। पहला जीत मिल चुका है, शायद वो और भी बेहतर तरीके से जीत सकते थे इस मैच को, लेकिन लास्ट में वो जीत गए। जीत ही लास्ट कारण होता है और जीत जीत मिलना ही सबसे बड़ी चीज़ होता है। तो पंजाब ये मैच जीत गया। और अगर हम गुजरात टाइटंस को देखेंगे, शायद गुजरात टाइटंस इस साल उतना ज़्यादा कॉम्पीट कर नहीं पाए। उनके पास जो एक गैप है ना, वो गैप इस साल तो नहीं फुलफिल हो पाएगा, क्योंकि आपके पास प्लेयर्स नहीं है। आपके पास एक मिडिल ऑर्डर से लेकर एक फिनिशर तक आपके पास प्लेयर्स ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो लोग आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं या वो उसके पास काबिलियत है, वो कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे भाई, सीधे सीधे बात बता देता हूँ, वो नहीं कर पाएंगे। जो भी राहुल तेवाटिया ने किया था, वो किया था, कभी किया था। उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाए। वाशिंगटन सुंदर से आप उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। शाहरुख खान से आप क्या ही एक्सपेक्टेशन रखोगे? शायद वो अगर गुजरात टाइटंस के पास नहीं होकर दूसरे कोई फ्रेंचाइज़ के पास होता ना, उसको शायद खेलने का मौका ही नहीं मिलता। राशिद खान आपको कितना ज़्यादा मैच जिता के देगा बैटिंग से? तो आपके पास बैटिंग डेप्थ एकदम ही नहीं है। अब किसी भी मैच पर, किसी भी वक़्त आप पूरी तरीके से एक्सपोज़्ड हो सकते हो। शायद आप 120, 130 पर भी सिमट सकते हो। तो जो हाल सीएसके का है, वो ही हाल आपका भी है। शायद आप 2 लास्ट के 9 और 10 नंबर पर इस साल देखने के लिए आप दोनों को मिल जाए। शायद इस साल 9 और 10 नंबर पर आप दोनों को देखने के लिए मिल जाए। एक तो गुजरात टाइटंस, दूसरा हो गया सीएसके। अब इन दोनों में आपस में कॉम्पिटिशन है कि 9वें नंबर पर कौन आएगा और 10वें नंबर पर कौन आएगा। आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हो, ये आप देख लो और अगले मैच पर फ़ोकस करिए। किसी तरीके से उस नंबर पर एक फिनिशर को डालिए और आप रेडी करिए। नहीं तो आपके पास शायद वो काबिलियत नहीं है, इन 4 प्लेयर से वो काबिलियत नहीं है जो आपको एक मैच फिनिश करते थे। नहीं तो आपका भी हालात वही होगा जो सीएसके का पिछले मैच में हुआ था। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्कोर लाइन को।